हम देख रहे थे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वॉइसराय। अब इसमें हमने इसके नोट्स को देख लिया था और हमने प्रश्नस को भी देख लिया था। हम उससे आगे से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। तो जो अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना की गई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? सबसे पहले जो जनसंख्या की जनगणना करवाई थी वो था लॉर्ड मेयो, जो हमने देखा अभी सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये हमने पढ़ा था, ये की गई थी लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। अब प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? अभी हमने देखा, अभी ये थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो ये था जिसने भी अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी जो फॉरवर्ड नीति का यूज़ किया था, अनुसरण किया था, वो गवर्नर जनरल था आपका लीटन। 1876 ईस्वी में लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। यह आईएएस में पूछा गया था। अब प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? किस वायसराय ने अपनाई थी आक्रामक नीति? तो ये लॉर्ड डरफिन ने, नहीं, लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड लीटन ने अपनाई थी। इसका आंसर भी होगा, हमने ऊपर देखा लॉर्ड लीटन ने किया था ये काम। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो ऐसा कौन सा वायसराय था जो सबसे दीर्घ काल तक रहा था? वो था लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश वायसरायों में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत व्यवसायों में सर्वाधिक दीर्घकाल था। इसमें 7 वर्ष है लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड डरफिन का 4 वर्ष, लॉर्ड हॉर्डिंग का 6 वर्ष और लॉर्ड मेयो का 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया और ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया। आप इसको भी लिख सकते हो, इंग्लैंड में जो ग्लैडस्टन था उसके बारे में लिख सकते हो, उसका क्या प्रभाव पड़ा। उसमें वर्णन किया था इसने। हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करें कि यह हितकर है। समझे? यानी हमें ये देखना है कि हमारा रहना हितकर होना चाहिए और उनके लिए भी हितकर होना चाहिए। इस दौरान रिपन के वायसराय पद के लिए चुना गया था। रिपन को चुना गया था। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। रिपन देश की नगरपालिका को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य एवं आय के साधन दिए गए। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो अभी हमने देखा लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है?
पहला, भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। ये हथियार से तो संबंधित था ही नहीं, इल्बर्ट विल विवाद। दूसरा, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ये भारतीय भाषाओं से संबंधित नहीं था, इल्बर्ट विल। सी है, यूरोप में लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। हाँ, यही है इसका सही आंसर, यही था इससे संबंधित। डी भी देख लेते हैं। आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। सर पी सी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट विल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। समानता की बात करी थी। अब यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों का पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट विल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय स्वशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण हुआ था? तो यह हमें पता है। जब भी आपको स्थानीय स्वशासन आ जाए और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आ जाए, तो इसमें आपको किसको नाम देना है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगा दी गई और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आईएएस में पूछा गया है 2017 में। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। अब यहाँ पर ध्यान देना, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो फैक्ट्री एक्ट 1881 था वो औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने, ठीक है, एक गलती हो गई, मजदूरी नियत नहीं थी इसमें। दूसरा, कामगारों को मजदूर संघ बनाने, मजदूर संघ की तो दूर दूर तक बात नहीं थी इसमें, दृष्टि से पारित किया गया था, तो ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरा, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के में अग्रगामी थे। हाँ, ये सही है, ये अग्रगामी थे लोखंडे जी, और ये मजदूर आंदोलन से संबंधित हैं, तो ये नाम ध्यान रख लेना आप भी। तो इसका आंसर होगा केवल 2 बी। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मानदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़ों की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति और संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। ठीक है, तो ये लोखंडे के बारे में ध्यान कर लेना। पहला, एक तो मजदूर आंदोलन संगठित करने के लिए, और दूसरा मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? यह हमें पता है, हमने बार बार देख लिया। लॉर्ड रिपन, इनको स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। किन किन का मदों का हम इसका हस्तांतरण कर सकते हैं स्थानीय प्रशासन को। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है? इसमें नहीं है पूछ रहा है। तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, ये तो बिल्कुल ही पहले ही गलत हो गया, यही नहीं है। अभी हमने देखा लॉर्ड रिपन। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, सही है। और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड
कार्नवालिस, ये तीनों ही सही हैं, बस एक गलत है, स्थानीय स्वशासन। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। यहाँ पे दो सूची है, दोनों का मिलान करना है। तो क्लाइव का संबंध किससे था, बेंटिंग का संबंध किससे था, चार्ल्स मेटकाफ का संबंध किससे था, कर्जन का संबंध किससे था। तो क्लाइव का संबंध था आपका बंगाल में दोहरा शासन से, और जो बेंटिक का संबंध था, बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा से। फिर इसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, मुक्तिदाता बोला जाता है इनको। और कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित था। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। अब बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता और तथा बुद्धि में अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक इन सभी का किससे संबंधित है। तो लॉर्ड डलहौजी इनका संबंध है ये वेबगत का सिद्धांत से। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बताया था, बेंटिक साहब ने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। लॉर्ड रिपन कितनी बार देख लिया, स्वायत्त शासन से। लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन से। वेबगत का सिद्धांत डलहौजी से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगात, उदयपुर, झांसी, नागपुर ये विलय कर ली गई थी। विलियम बेंटिक ने 1829 में 17वें नियम द्वारा सती प्रथा पर का अंत किया, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन ने किया था। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है। ये सही सुमेलित है, बता रहे हैं इसमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, ये गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट। लॉर्ड वेलेंजली स्थायी बंदोबस्त, ये भी गलत है। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये सही सुमेलित है। लॉर्ड एलनबरो के समय में ही सिंध का विलय हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, ये भी गलत है। लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया गया था, तो यही सही था। अब प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या आप 100 देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। अभी हमने ऊपर देखा लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 101 पर, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। यहाँ पर सवाल पे ध्यान देना, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, किसने की है। और जो हमने ऊपर प्रश्न देखा था वो था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, तो ये काल में हुई थी। किसके काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में। और ये करी नहीं थी लॉर्ड कर्जन ने, इसके काल में हुई थी। तो इसमें यहाँ पर भी आंसर लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो भी नहीं होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, हॉर्डिंग, एक कोई भी नहीं है इन चारों में से। वैसे जो जिसने की थी वो था मेयो ने की थी। और जो ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ड्यूक ऑफ अर्गिल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय हुई थी ये, तो इसलिए इस सवाल को हटा दिया गया था। तो ये सवाल गलत है। तो अगर कोई ऐसा सवाल भविष्य में आता है आपके प्रश्न में और एग्जाम में और इसमें पूछा जाता है किसने की थी स्थापना, तो लॉर्ड कर्जन नहीं लिखना, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, तो ये लिखना है आपको। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। कब बनाया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
बनाया गया था, उस समय जो गवर्नर जनरल था अर्ल ऑफ मेयो थे और ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो ये दो नाम थे। अब अर्गिल के सुझाव पर ही, जो अर्गिल था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसी के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। अब दिए गए विकल्पों में मेयो या अर्गिल किसी का नाम ना होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। तो मेयो और अर्गिल आपको भी ध्यान रखने हैं। दो नाम अगर आ गए तभी ये सवाल सही होगा, मेयो या अर्गिल। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ये कार्यकाल जो था वो था लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। ये हमने अपने नोट्स वाली वीडियो में भी देख ली थी, जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं, पहली वीडियो है। अब प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो हमने देखा था जो औरंगजेब और कर्जन को जिसने तुलना किया था वो थे गोखले जी के गोखले। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। अब प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। तो इसलिए ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की जो स्थापना की थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। ठीक है, सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था, तो इसीलिए इसकी स्थापना की थी इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की। प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। अब प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। वायसराय पर विचार करना है और उपयुक्त की पदाविधियों का सही कलानुक्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आया था, उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग आया, उसके बाद आया था चेम्सफोर्ड और इरविन। ये सबसे एंड में आया था इरविन, जब हमने गांधी इरविन समझौता देखा। अभी देखेंगे हम, किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब भी हमने हिस्ट्री में पढ़ते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था तो एंड में हुआ था, और कर्जन तो बहुत पहले आ गया था, तो इससे आप लगा सकते हो ये पहले आएगा, ये सबसे एंड में आएगा। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुए थे वो इससे पहले हुए थे, इरविन से पहले, और उससे पहले लॉर्ड हॉर्डिंग आया था। तो 1 2 3 4 इसी क्रम में है ये। अब जैसे यहाँ पर समझाया गया है कि जो सही कलानुक्रम ऐसे है, तो आप इनके काल कैसे याद रखोगे? इनसे काल के ऐसे सही से ना याद तो नहीं रहेंगे, इससे अच्छा है इनकी ना घटनाएं याद रखो, कौन सी घटना किस समय हुई थी। जैसे मुझे याद है कि इरविन की घटना कब हुई थी, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 के समय। जब लैंड चेम्सफोर्ड कब आया था? 1916-21 में, जब जो एक्ट मैंने बताया था आपको, लॉर्ड हॉर्डिंग ये आए थे 1916 में। और जो कर्जन था वो हमारा 1905 से संबंधित था, जब हमारा विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अच्छा, असैनिक प्रशासन 1905। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, सही किया, सही है ये। असैनिक प्रशासन चलाया था इसने, और जो प्रांतीय सीमाएं थी उनको पुनर्गठित किया था। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ये भी सही है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नए प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो ये अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा। ये 2014 में पूछा गया है ROARO में। तो ये आपकी अपनाई गई थी, फूट डालो राज करो की रणनीति दोनों ने अपनाई थी। लॉर्ड कर्जन ने भी अपनाई थी, लॉर्ड मिंटो ने भी अपनाई थी। तो इसमें से दोनों में से
कोई भी आंसर हो सकता है, ए मार दो या फिर बी मार दो, दोनों भी करेक्ट हो जाएंगे। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति ने ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। कौन से थे? पहला तो था हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, दूसरा था नवजात बंगाल को चोट पहुंचाना। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने बोला था? ये हमारे भाई साहब थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बोला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। अब वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। अब कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने का से इनकार कर दिया था। जो कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जो एक प्रतिनिधिमंडल आया था उससे मिलने से मना कर दिया था। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो कर्जन, डरफिन, हॉर्डिंग और मिंटो, इसमें से किसने की थी? और ये काम किया था लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी और मुसलमानों को जीतना और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने का इस्तेमाल करने के लिए इसकी व्यवस्था की थी। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मॉर्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो ये हमने देखा था। कर्जन तो नहीं था, इरविन भी नहीं था, ये हमारे साहब थे रीडिंग साहब थे एकमात्र यहूदी वायसराय। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इसके समय चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रोलेट एक्ट का निरसन हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि इसके काल में क्या क्या चीजें हुई थी। चोरा चोरी कांड इन्हीं के काल में हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था और रोलेट एक्ट का निरसन भी इसी के काल में हुआ था। तो तीनों काल आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंगस, ये सही है। वॉरेन हेस्टिंगस के काल में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी से संबंधित है, कितनी बार पढ़ लिया हमने डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये कर्जन से संबंधित नहीं है, ये वाला नहीं होगा। और इल्बर्ट विल, ये रिपन से संबंधित है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये आईएएस में पूछा गया था 2004 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था ये। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में, अवांछनीय, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, अवांछनीय विषयों को प्रकाशित किया। और ये अवांछनीय कौन तय करेगा? वही तय करेगी सरकार ही कि यह अवांछनीय या वांछनीय। इनके अपराध से में संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उसे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी, और यदि यह अपराध पुनः किया जाता है तो सरकार छापे खाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत, तो किसने बोला था? अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। ध्यान देना यहाँ पर, विपरीतगामी और असंगत और भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग किसने बताया? अर्स्किन पेरी ने। और एस एन बैनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन
सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर और अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी नहीं पूछ रहा है ये। ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, हाँ जी बेंटिक ने किया था। इल्बर्ट बिल, रिपन से संबंधित है। रिंग फेंस की रणनीति, ये वॉरेन हेस्टिंगर से संबंधित है, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है, ये अभी हमने देख लिया। ये किससे संबंधित है? ये हमारा लॉर्ड लिडन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? तो ये काल में हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग के। तो जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी राजधानी, तो ये किसके काल में की गई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में की गई थी। वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, चूक का सिद्धांत या हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसने दी थी? ये हमारे भैया दी ने दी थी, डलहौजी ने। ठीक है। फिर बंगाल को विभाजन, अभी पढ़ लिया हमने, बंगाल को विभाजित किया था कर्जन साहब ने। और बंगाल में दोहरा शासन, ये आया था क्लाइव के समय, क्लाइव ने किया था दोहरा शासन। सामाजिक सुधार, ये थे बेंटिक, बेंटिक सामाजिक सुधार से संबंधित है। सती प्रथा पर रोक लगाई थी इन्होंने। ये सही सुमेलन इस प्रकार है। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी से संबंधित है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव से संबंधित है। सामाजिक सुधार बेंटिक से संबंधित है। और हम पहुंच गए हैं प्रश्न संख्या 115 पर, और इस सीरीज के सबसे कठिन प्रश्न पर। ये आईएएस में पूछा गया है 96 में, और उस समय भी आपने देखो ये प्रश्न की कठिनता कितनी है कि आजकल के बच्चे जो पास हो गए हैं वो भी नहीं दे पाएंगे इसका आंसर। मुझे तो लग रहा है ये सब छोड़ के ही आए होंगे, और अगर ये आया फिर से तो भी सब छोड़ के ही आएंगे। तो देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 इसको मिलान करना है। यहाँ पर ए बी सी डी लिखे हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो 4 ABCD 4 हैं और यहाँ पर 5 ऑप्शन दे दिए हैं। पहले ही कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न दे दी इन्होंने। तो पहला देखते हैं। ए, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो इजी वाला है कि कौन था बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल। तो ये था आपका कार्नवालिस, चार्ल्स कार्नवालिस। अगर हमें ये भी पता है कि कार्नवालिस है तो हमसे ये हो जाता, चार्ल्स कार्नवालिस। फिर बी है भारत का गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 1833 के तहत, जो चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जो भारत का गवर्नर जनरल बना था वो कौन था? तो वो था जेम्स एंड्रयूस ब्राउजे रेमजे, ये थे। ठीक है, रेमजे, ये अगर पढ़ा होगा किसी ने तो वो कर सकता है। अब तीसरा सी है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, जो दोनों पूछ लिया, गवर्नर जनरल भी और वायसराय भी। और ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। ठीक है, इसके एक्ट के अधीन कौन सा बना था? तो ये बना था गिलबर्ट जॉन एलियट मरे किनीमांड, जो भी है नाम इनका, किनीमांड। और फिर मिंटो का अर्ल। तो ये सी के साथ आ जाएगा आपका चौथा। अब है डी, गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था आर्कीबाल्ड पर्सिवल वेवल और बाई काउंट और अल वेवल। तो ये वेवल योजना जो आई थी उसी के हिसाब से इन्होंने पूरे नाम दे दिए, जो कि नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है। तो हम इसको रेमजे के नाम से जानते हैं, और इसको वेवल के नाम से जानते हैं, इनको कार्नवालिस के नाम से जानते हैं, उसको जॉन इलियट के नाम से जानते हैं, गिलबर्ट जॉन इलियट। पूरा नहीं होता नाम, पूरा किसी ने नहीं पढ़ा होता। तो ये इस तरीके से नाम में कन्फ्यूज़न दी गई है इस क्वेश्चन में। तो डी का हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। इसमें सूची 1 है स्थान, सूची 2 है अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष। ये दोनों देखने हैं। तो जो संबलपुर है उसका विलय कर लिया गया था 1849 को।
सतारा का विलय कर लिया गया था 1848 को, और अवध का विलय कर लिया गया था 1856 को। झांसी का करा था 1854 को। संबलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856 और झांसी 1854। अब प्रश्न संख्या 117 पर आते हैं। घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये घटनाएं हैं, उनको सही क्रम में लगाना है हमें। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, बर्मा का विलय, पंजाब का विलय। इसमें सबसे पहले सिक्किम का विलय। सिक्किम, झांसी, पंजाब और पंजबा, इनमें सबसे पहले हुआ था सिक्किम का विलय। सिक्किम के बाद हुआ था आपका पंजाब का विलय। पंजाब के विलय के बाद हुआ था झांसी का विलय। उसके बाद बर्मा का विलय। सिक्किम का विलय 1817 में हुआ था। पंजाब का विलय 1849 में हुआ था। झांसी का विलय 1854 में हुआ था। बर्मा का विलय 1886 में हुआ था। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। इसका अंतिम प्रश्न है ये। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो किस वायसराय के कार्यकाल में ये हुआ था? रिपन, मेयो, लिटन, डरफिन। तो ये किसी के भी कार्यकाल में नहीं हुआ था, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनसे हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। तो राय बहादुर और खान बहादुर थी। 1859 और 60 ईस्वी में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये हमारा हो गया है ख़त्म। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, 118 प्रश्न भाई, 3 वीडियो में बनी है ये। अब अगला देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी इसको कुछ भी नहीं छोड़ना हमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।